जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीजीटी में हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग एक एक करके डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चिमी एशिया से संपर्क रखने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का नगर कौन था? तो वह था कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है राजस्थान में। याद रखना है कि कालीबंगा कहाँ पर है, तो यह राजस्थान में है दोस्तों। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह भी मिला है दोस्तों हमें कालीबंगा से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कालीबंगा है जिसका पश्चिम एशिया से व्यापारिक संबंध था। हड़प्पा सभ्यता से पश्चिम एशिया की वस्तुएं नगण्य मात्रा में मिली हैं। फारस की खाड़ी के शैली में बनी एक मुहर लोथल में सतह से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुछ लाजवर्द के मन के अथवा हड़प्पा के सीमेंट्री एच में पाए गए लाजवर्द के लॉकेट शायद पश्चिम एशिया से मंगाए गए थे। कालीबंगन में पाई गई कुछ बेलनाकार मुहरें अपने प्रतीकों के आधार पर पश्चिम एशिया की कही जा सकती है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स था दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है दोस्तों वह ब्रॉन्ज यानी कांस्य धातु की बनी हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति कांस्य धातु से बनी थी। मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। याद रखना है कि यह जो है सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4.5 सेंटीमीटर लंबी नर्तकी की कांस्य मूर्ति सुंदर एवं भाव युक्त है। मूर्ति का बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है। इस मूर्ति की खोज 1926 ईस्वी में अर्नेस्ट मैके ने की थी, ये याद रखना है। यह मूर्ति जो है दोस्तों नेशनल म्यूजियम कहां पर है? दिल्ली में रखी गई है। यह मूर्ति जो है दोस्तों डांसिंग गर्ल के नाम से विख्यात है। तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं? तो किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं दोस्तों? तो कुब्बड़ वाला सांड या बैल कह सकते हैं। कुब्बड़ वाला सांड जानवर का पूजा किया जाता था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी तथा शिव की पूजा के अतिरिक्त विविध प्रकार के पशुओं, पक्षियों, वृक्षों आदि की उपासना करते थे। पशुओं में कौन? तो गेंडा, बैल, चीता, हाथी, भैंसा, कुब्बड़ वाला बैल आदि प्रमुख है। कुछ पशुओं को शक्ति संपन्न होने के कारण पूजा जाता था। कालांतर में हम देखते हैं कि इनमें से अधिकांश पशुओं का संबंध विभिन्न देवी देवताओं से मान लिया गया, जैसे भैंसा यम का तथा बैल जो है शिव का वाहन माना गया है। संभव है कि इस प्रकार की कोई कल्पना सैंधव धर्म में भी विद्वान रही हो। मार्शल का विचार है कि संभवतः एक श्रृंगी पशु पीपल देवता का वाहन माना जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऋग्वेद में सूक्तों की अगर हम बात करें दोस्तों तो कितना है? तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है दोस्तों 1028। इस हिसाब से देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो संपूर्ण ऋग्वेद 10 खंडों में विभक्त है जिसे क्या कहा जाता है? मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन क्रमशः क्या है? तो अष्टक है। अध्याय कितना है? 64 है। वर्ग कितना है इसमें? तो 2112 है। ऋचा यानी मंत्रों की संख्या इसमें कितनी है दोस्तों? तो याद रखेंगे 10,552 के रूप में किया गया है। ऋचा या मंत्रों के समूह को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है? तो 1017 है। इसके अतिरिक्त 8वें मंडल में स्थित 11 बाल्य खिल सूक्त या परिशिष्ट भी जोड़ दिया गया है। तो ऋग्वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितना हो गया दोस्तों?
तो 1028 यानी 1028 सूक्तों की संख्या है ऋग्वेद में, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किराताड़ जूनिये किसने लिखा था? तो किराताड़ जूनिये किसने लिखा था? तो यह लिखा था दोस्तों किसने? तो यह लिखा था भारवी ने। किसने लिखा था? तो यह लिखा था भारवी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारवी द्वारा लिखी गई किराताड़ जूनिये एक वीर रस प्रधान 18 सर्गों का महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इस महाकाव्य में अर्जुन तथा किरात वैश्यधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नोट करके आपको क्या बात ध्यान रखना है दोस्तों कि कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि एवं नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सा है ये याद रखना है। कुमार संभवम, मेघदूतम, रघुवंशम, महाकाव्यम, मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम आदि हैं। भट्टी वल्लभी शासक श्रीधर सेन के समकालीन थे। इनकी रचनाओं में भट्टी काव्य याद रखना है, जिसमें रावण वध का वर्णन इसमें किया गया है, महत्वपूर्ण है। जबकि शूद्रक द्वारा लिखित संस्कृत नाटक कौन सा है दोस्तों? तो मृच्छक कटिकम जो है, मृच्छ कटिकम जो है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह शूद्रक के द्वारा लिखा गया। और ये सभी के सभी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ क्या था? तो वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ था दोस्तों दुर्ग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो वैदिक काल में प्रयुक्त शब्द पुर का अर्थ दुर्ग होता है। ऋग्वेद काल में सामान्यतः राजतंत्र का क्या था? प्रचलन था। राजन शब्द का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। राजा को जन का रक्षक को क्या कहा जाता था? तो गुप्ता जनस्य। तथा दुर्गों को भेदन करने वाला किस नाम से जाना जाता था वैदिक काल में? तो पूरा भेता कहा गया है। ऋग्वेद में पुर शब्द का अर्थ प्राचीन किला, दुर्ग या गढ़ है। आर्यों के युद्ध के देवता कौन थे? इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया। तो यह याद रखना है, वैदिक काल में जो है, ऋग्वैदिक काल में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है, ये याद रखना है। और ये जो थे युद्ध के देवता थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद में तक्षण किसको कहा गया? तो यह कहा गया कारपेंटर यानी बढ़ई को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ऋग्वेद में बढ़ई के लिए तक्षण शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में व्यवसाय आनुवांशिक नहीं था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ऋग्वैदिक समाज में जो व्यवसाय था दोस्तों वह आनुवांशिक नहीं था। वैदिक काल में व्यवसायियों के नाम में तच्छा यानी जिसे हम लोग तक्षण के नाम से जानते हैं, बढ़ई के लिए, कर्मा जो है दोस्तों धातु कर्म करने वाला, वाय जुलाहे के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता था आदि के बारे में उल्लेख मिलता है। बढ़ई संभवतः शिल्पियों का मुखिया होता था। वह सभी प्रकार की लकड़ी की वस्तुओं विशेषकर रथ तथा गाड़ियों का निर्माण करता था। आर्यों के सामरिक जीवन में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तच्छा की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या थी दोस्तों? अधिक थी। नेक्स्ट है मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? तो मौर्यकालीन जो काकनी थे दोस्तों वह किस धातु के बने सिक्के थे? राइट आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर के बने होते थे दोस्तों काकनी। राइट आंसर क्या होगा? ए। मौर्यकालीन काकनी तांबा धातु के बने सिक्के थे। मौर्यकाल आते आते व्यापार वाणिज्य में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी, तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्के को क्या कहा जाता था? याद रखना है, निष्क और स्वर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो कासार्पण कहा जाता था या धारण कहा जाता था। तांबे के सिक्के मासक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे दोस्तों? काकनी कहे जाते थे। ये जो सिक्के थे शासकों, सौदागरों एवं निगमों द्वारा प्रचलित किए जाते थे तथा इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। मौर्य काल का प्रधान सिक्का क्या था? पन था, जिसे क्या कहा गया? रुप्य रूप भी कहा गया है। याद रखेंगे कि मौर्य काल का जो प्रधान सिक्का था उसे क्या नाम दिया गया? पन, जिसे क्या कहा गया है और भी नामों से क्या जाना जाता है? तो रुप्य रूप। राजकीय टकसाल के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? तो याद रखना है लक्षणाध्यक्ष। तो ये सभी के सभी मौर्य प्रशासन से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ई। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी
वंश द्वारा स्थापित किया गया था। महावग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। वैशाली लिच्छवियों द्वारा स्थापित बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था, याद रखेंगे। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्वप्रमुख थे। उनकी राजधानी क्या थी? वैशाली। मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान पर स्थित थी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। तो कितना अधिकरण था इसमें दोस्तों? तो इसमें 15 अधिकरण था, याद रखेंगे। आइए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड देखते हैं। तो कौटिल्य को इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। वह राजनीति शास्त्र का प्रकांड पंडित था। उसने राज्य शासन के ऊपर अर्थशास्त्र नामक अपने प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। यह हिंदू राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण तथा 180 प्रकरण है। ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखना है कि अधिकरणों की संख्या कितनी है, तो 15, और प्रकरण कितना है इसमें, तो 180। इस ग्रंथ में इसके श्लोकों की संख्या कितना बताई गई है दोस्तों? तो 4000। प्रथम अधिकरण जो है राजस्व संबंधित है। द्वितीय जो अधिकरण है नागरिक प्रशासन संबंधित है। तृतीय तथा चतुर्थ में क्या बताया गया? दीवानी, फौजदारी तथा व्यक्तिगत कानूनों संबंधित इसमें बताया गया। पंचम में जो है दोस्तों सम्राट के सभासदों एवं अनुचरों के कर्तव्यों संबंधित इसमें वर्णन किया गया। छठे में जो है राज्य के सप्तांग जो सिद्धांत दिया गया है वो छठे अधिकरण में दिया गया है। तथा अंतिम 9 अधिकरण में राजा की विदेश नीति, सैनिक अभियान, युद्ध में विजय के उपाय आदि विषयों का विस्तार से वर्णन मिलता है दोस्तों। और ये सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों। आपसे पूछेगा कि सप्तांग जो सिद्धांत चाणक्य के द्वारा दिया गया है वह अर्थशास्त्र के कौन से अधिकरण में है? तो वह है दोस्तों छठे अधिकरण में। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार जो है दोस्तों मालिक जानी को नियुक्त किया था, याद रखेंगे। इल्तुतमिश की आरंभिक समस्याओं का लाभ उठाकर बंगाल में हेसामुद्दीन एवज ने स्वतंत्र सत्ता ग्रहण कर ली थी और बिहार, उड़ीसा एवं कामरूप, कामरूप किसे कहा गया है दोस्तों? तो कामरूप याद रखना है, कामरूप असम को बोला जाता है। असम का पुराना नाम क्या है दोस्तों? कामरूप है। कामरूप के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार कर लिया था। इल्तुतमिश ने उसके विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की। पहला अभियान कब किया था? तो 1224 में हुआ था तथा दूसरे अभियान में एवाज जो है दोस्तों मारा गया और बंगाल का क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। इस समय मलिक जानी को वहां का सूबेदार नियुक्त किया गया, किंतु बाद में सुल्तान ने अपने बड़े बेटे, जिसका नाम क्या देखने को मिलता है दोस्तों? नासरुद्दीन महमूद, याद रखना है। उसका नाम क्या देखने को मिलता है? उसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद को इस क्षेत्र का क्या किया था? शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था दोस्तों रांची। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। 1893 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटा नागपुर एवं रांची में सर्वाधिक चर्चित आदिवासी विद्रोह हुआ था, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह जमींदारी भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के कारण शुरू हुआ तथा बाद में धार्मिक एवं राजनीतिक स्वरूप ले लिया। मुंडा विद्रोह को उलगुलान का अर्थ क्या होता है, यह भी सवाल पूछा जा चुका है। तो महान हलचल या महान विद्रोह कह सकते हैं आप, नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने अपने आप को 1895 ईस्वी में, ये डेट याद रखना है, भगवान का दूत घोषित किया। जून 1900 में बिरसा मुंडा की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1853 की क्रांति में बिहार के नेता थे, यहाँ 57 होना चाहिए दोस्तों, 53। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई। तो 1857 के विद्रोह के समय बिहार के नेता कौन थे? सभी को मालूम होगा, कुंवर सिंह थे। जगदीशपुर यानी पश्चिमी बिहार में कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को विद्रोह के समय बिहार का सिंह कहा गया, जबकि कानपुर में यानी कब हुआ था? 5 जून 1857। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने किया था तथा उनके सहयोगी कौन थे? तो तात्या टोपे। सभी के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है आपको। फैजाबाद में किसने किया था दोस्तों 1857 के विद्रोह का नेतृत्व? तो मौलवी अहमदुल्ला। इन्हें किस नाम से और भी जाना जाता है? तो सिकंदर शाह के नाम से।
ने विद्रोह का नेतृत्व किया तथा अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का अर्थ क्या होता है? धर्म युद्ध होता है, याद रखना है। झांसी से लक्ष्मीबाई तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम जो राजधानी थी वह गिरिब्रज या राजगीर के भी नाम से जाना जाता है, या इसे राजगृह के भी नाम से हम लोग जानते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो बिहार में पटना के समीप वर्तमान राजगीर, प्राचीन नाम है इसका राजगृह, अवस्थित है। यह मगध जनपद की आरंभिक राजधानी थी। इसका नाम गिरिब्रज भी मिलता है। बुद्ध काल में यह भारत का प्रसिद्ध नगर था। इसकी स्थापना का श्रेय मगध के प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो बिंबिसार को दिया जाता है। पाली साहित्य में राजगिरी की परिधि 3 मील बताई गई है। दोस्तों नोट करके आपको क्या बात ध्यान में रखना है कि उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर अपने शासन के चौथे वर्ष में पाटलिपुत्र, जिसे प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? तो कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई। जबकि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? यह भी सवाल याद रखेंगे, शिशुनाग था। जबकि शिशुनाग ने क्या किया था? मगध की दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था। यह पॉइंट याद रखना है कि मगध की पहली राजधानी क्या थी? तो राजगिरी, और दूसरी राजधानी क्या था? तो वैशाली था। किसने बनाया था? तो शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इंडिका में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, और यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया मेगास्थनीज के द्वारा। याद रखना है कि यह किसके द्वारा लिखा गया? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया इंडिका नामक पुस्तक। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन करता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। कितनी समितियों का उल्लेख मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में किया है? तो 6 समितियों का। इस प्रकार कुल 30 सदस्य इस नगर परिषद में होते थे। प्रथम समिति जो था औद्योगिक तथा शिल्प से संबंधित था। द्वितीय जो समिति था विदेशी यात्रियों से संबंधित था। तृतीय जो था दोस्तों जनगणना के हिसाब से संबंधित था। 5वीं जो था उद्योग समिति था, जो बाजारों से संबंधित था। और जो 6ठी समिति थी दोस्तों वह कर से संबंधित था। अब नोट कर क्या बात याद रखना है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में राज्य संबंधी प्रशासन, आर्थिक नीति एवं सैन्य योजना का वर्णन है, लेकिन इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन की कोई चर्चा नहीं मिलती है। ये याद रखना है कि अर्थशास्त्र में जो है दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन की कोई चर्चा देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मददे मास मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तो मददे जो मास था दोस्तों वह विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि थी, यानी टैक्स फ्री भूमि था दोस्तों, जो विद्वानों को दिया जाता था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो मददे मास मुगल प्रशासन में विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि से संबंधित थी। मुगल काल में मददे मास एक ऐसे प्रकार की भूमि थी जो संतों, विद्वानों तथा धार्मिक व्यक्तियों को अनुदान में दी जाती थी। यह भूमि कर मुक्त होती थी। इस भूमि पर बादशाह का पूर्ण अधिकार रहता था। भूमि को अनुदान में देते समय सामान्यतः यह ध्यान रखा जाता था कि भूमि खेती करने योग्य हो, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था? तो पूना समझौता कब हुआ था? सबसे पहले याद रखना है गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच 1932 में हुआ था। और इस समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व जो था दोस्तों, इस समझौते का उद्देश्य था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पूना समझौता का उद्देश्य दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व था। पूना समझौता कब हुआ था? पूरा डेट याद रखना है, बीपीएससी में पूरा डेट भी पूछा जाता है। 26 सितंबर 1932 को गांधी व दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था। इस समझौते पर हस्ताक्षर दलित वर्ग की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा गांधी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि हस्ताक्षर किनके द्वारा किया गया था गांधी जी की तरफ से? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा। पुनः पैक्ट के अनुसार दलितों की पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा विभिन्न प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई तथा केंद्रीय विधानमंडल में कितना दोस्तों? तो 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गई। और ये सभी के सभी वीवीआई पॉइंट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो शिवाय जय सिंह ने जो है दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण कराया था, सभी को मालूम होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जय सिंह, ठीक है, इनका अगर देखें तो ये राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था।
यानी सवाई राजा जयसिंह जो थे दोस्तों, राजा जयसिंह द्वितीय के नाम से भी इनको जाना जाता है, लेकिन ज़्यादा ये फेमस जो है दोस्तों सवाई राजा जयसिंह के नाम से ही हैं। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने अपने शासनकाल में यानी 18वीं सदी की शुरुआत में 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम इसने जयपुर की वेधशाला का निर्माण कराया। तत्पश्चात कहाँ कहाँ पर, ये याद रखना है, उज्जैन में, मथुरा में, दिल्ली तथा वाराणसी में वेधशाला का निर्माण करवाया। जयपुर स्थित जंतर मंतर सबसे बड़ा था, ये याद रखेंगे। यह जंतर मंतर महाराजा सवाई जयसिंह की खगोलीय वेधशाला थी। नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचनाकार थे। तो वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे दोस्तों? तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी थे। यह रचना संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस गीत को पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये पॉइंट भी आई है दोस्तों, याद रखना है आपको। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में इस गीत का क्या देखने को मिलता है? वर्णन देखने को मिलता है। इस गीत को राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब दिया गया था? याद रखना है 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में प्रदान किया गया था। याद रखना है राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो स्पेन के द्वारा कोलंबस को क्या किया गया था दोस्तों? नई दुनिया की खोज के लिए क्या किया गया था? उसे भेजा गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। इनकी यात्रा को स्पेन देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था। जब वह जमीन पर पहुंचा तो उसने सोचा कि वह भारत पहुंच गया है, इसलिए उसने द्वीपों को इंडीज कहा, लेकिन वह अमेरिका था। कोलंबस जिनोवा का क्या था दोस्तों? निवासी था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, यानी अमेरिकन वार इंडिपेंडेंस से संबंधित है बोस्टन टी पार्टी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष बनाकर बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। जनता का एक बड़ा समूह इस कार्य का मुख्य समर्थन कर रहा था। अपराधियों को दंडित करने के लिए किसी ने उंगली तक न उठाई। अर्थात बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की घटना से संबंधित है। दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी को हुई थी, किंतु जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे, जॉन एडम्स का कहना है कि क्रांति का आरंभ युद्ध के पूर्व ही हो चुका था। क्रांति तो लोगों के मस्तिष्क एवं हृदय में विद्यमान थी, अर्थात अमेरिकी क्रांति की पृष्ठभूमि काफी पहले ही तैयार हो चुकी थी। यह स्मरणीय है कि उपनिवेश वासियों में पर्याप्त भिन्नता थी और उनमें बहुतों को इंग्लैंड से कोई विशेष शिकायत भी न थी। फिर भी परिस्थितियों ने उन्हें एकता के सूत्र में बांध दिया तथा अंत में उन्हें इंग्लैंड के निरंकुश शासन से क्या मिली दोस्तों? मुक्ति मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? सभी को मालूम होगा फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था वह लुई 16वां था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां था। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का, याद रखना है लुई किस वंश का था? तो बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ। उस समय उसकी उम्र 20 साल थी। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोइनेट से हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ये डेट याद रखना, 1789 में। के कारणों में एक प्रमुख कारण लुई 16वां तथा पूर्ववर्ती द्वारा किया गया असाधारण खर्च था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से सवाल पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जेम्स हरग्रीव्स। तो औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाले स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में किया गया था। इस मशीन ने कताई की प्रक्रिया तेज कर दी और मजदूरों की मांग घटा दी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। नोट करके क्या बात याद रखना है आपको कि 1733 में जॉन के द्वारा, याद रखना है जॉन के द्वारा फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया गया। 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन द्वारा म्यूल का आविष्कार किया गया। और ये सभी के सभी जो है दोस्तों एनसीईआरटी के फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इस बुक का जो यूथ कंपटीशन का बुक है दोस्तों काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो भी फैक्ट्स आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी से दिए गए हैं। तो एक तो ये फायदा हो रहा है कि आपका एनसीईआरटी भी इससे कवर होता जा रहा है क्वेश्चन के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यंग इटली जो मूवमेंट है दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। तो 1830 के दशक में जियुसेप मैत्सिनी ने एकीकृत इतालवी गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। देश विदेश में घूमने के बाद मैज़नी 1831 ईस्वी में फ्रांस पहुंचा। वहां उसने युवा इटली आंदोलन यानी यंग इटली मूवमेंट नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसने इटली के राष्ट्रीय आंदोलन में शीघ्र ही कार्बो नड़ी का स्थान ले लिया। गैरीबॉल्डी संभवतः इटली की स्वतंत्रता सेनानियों में सबसे मशहूर था, याद रखना है। 1833 में उसकी मुलाकात किससे हुई थी दोस्तों? तो मैज़नी से हुई थी। वह यंग इटली आंदोलन से जुड़ा और 1834 में पिडमॉन्ट के गणतंत्र विद्रोह में भाग लिया। ये याद रखना है कि पिडमॉन्ट का गणतंत्र विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1834 में। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह नीति का विश्वास करता था? तो वह था दोस्तों ऑटो वन बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा हाथ किसका था? तो वह था बिस्मार्क का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार ऑटो वन बिस्मार्क था, जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था। प्रसा ने जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री कौन था? तो बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का प्रमुख कारण था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 दिसंबर 1941 को युद्ध की घोषणा किए बिना जापान ने अचानक प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने, जिसका नाम क्या है पर्ल हार्बर, पर हवाई जहाज तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके अमेरिका का बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। इस घटना के दूसरे दिन यानी 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका और इंग्लैंड ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के प्रवेश का यही मुख्य कारण था, यानी पर्ल हार्बर पर अटैक जो था दोस्तों अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण था। अब याद रखना है क्या आपको कि सुडेनटेन लैंड पर जर्मनी द्वारा 1938 ईस्वी में कब्जा किया गया। सितंबर 1939 ईस्वी में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण किया गया, जबकि स्टालिनग्राड का युद्ध अगस्त 1942 में हुआ था। तो ये सभी जो है फैक्ट्स दोस्तों एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वो वहां का शासक कौन था? तो जब मार्को पोलो चीन का दौरा किया था दोस्तों तो वहां का शासक था कौन? कुबलई खान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मार्को पोलो ने 1271 से 1272 ईस्वी में कुबलई खान के शासनकाल में चीन की यात्रा की थी। कुबलई खान ने मार्को पोलो एवं
उनके चाचा का स्वागत किया तथा चीनी दरबार में उसे एक उच्च पद दिया गया। उसका कहना था कि चीन के शासन व्यवस्था उन दिनों बहुत अच्छी थी, वहां मुद्रा व्यवस्था प्रचलन में था। मार्को पोलो वेनिस यानी इटली का निवासी था। इसे मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मार्को पोलो ने पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी, तो ये भी पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों भारत से रिलेटेड, कि मार्को पोलो जो था पांड्य शासक कौन था, मारवर्मन, उनका नाम है, कुलशेखर के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। तथा काकतीय वंश की महिला, क्या नाम है इनका, तो रुद्रांबा या रुद्रमा देवी का उल्लेख किया है दोस्तों, किसने, मार्को पोलो ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी, तो यह थी दोस्तों जेम्स टाउन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में पहली अंग्रेजी बस्ती का नाम क्या है, तो जेम्स टाउन है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती जेम्स टाउन थी। रानी एलिजाबेथ प्रथम के खुले समर्थन के बाद 1607 ईस्वी में कैप्टन क्रिस्टोफर न्यू फोर्टे के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र की जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक बस्ती की स्थापना की। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेज बस्ती थी जो लंदन कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तथा कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावनाओं ने शेष लोगों को जमे रहने की प्रेरणा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है। तो टेनिस कोर्ट की जो शपथ है दोस्तों वो फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन सी। कब हुआ था दोस्तों, 1789 में जो हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, याद रखेंगे। तो टेनिस कोर्ट की शपथ फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून 1789 को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। प्रतिनिधियों द्वारा ली गई यह पवित्र शपथ इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रख्यात है, याद रखना। इस महान घटना ने फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र की जड़ें हिला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेज की संधि किस देश के साथ की थी। तो याद रखना है मित्र राष्ट्रों ने सेव्रेज की संधि किस देश के साथ की थी, तो यह की थी टर्की के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो मित्र राष्ट्रों ने पराजित तुर्की के साथ सेव्रेज की संधि 10 अगस्त 1920 को संपन्न की थी। इस संधि के अनुसार तुर्की ने मिस्र, सूडान, साइप्रस, ट्रिपोली, मोरक्को, ट्यूनिसिया, अरब, सीरिया तथा मेसोपोटामिया पर अपने अधिकार त्याग दिए। थ्रेस का कुछ भाग एशिया माइनर एवं एड्रियानोपोल यूनान को दे दिए गए। सीरिया फ्रांस को मिला। इंग्लैंड को फिलिस्तीन एवं मेसोपोटामिया, कहां पर, इराक में प्राप्त हुआ तथा आर्मेनिया को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई दोस्तों। नेक्स्ट है 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था। अभी हम लोगों ने देखा था दोस्तों फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार 1733 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था जॉन के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। फ्लाइंग शटल रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार है जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह क्षैतिज धागे को लंबवत धागे में क्या करता है, पिरो देता है। नोट करके आपको क्या याद रखना है कि 1764 ईस्वी में जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का तथा एडमंड कार्टराइट ने पावर लूम का आविष्कार किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। तो याद रखना है वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध जो हुआ था दोस्तों वह समाप्त हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो वेस्टफेलिया की संधि कब हुआ था, तो 1648 के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। वेस्टफेलिया की संधि मई एवं अक्टूबर 1648 के मध्य ओस्नाब्रुक व मनअस्टन के वेस्टफेलियन शहर में हस्ताक्षर के साथ की गई संधि थी। इसने बड़े पैमाने पर धर्म के नाम पर यूरोपीय युद्धों को समाप्त किया। यह लगभग 8 मिलियन लोगों के मौतों के बाद हुई थी दोस्तों, काफी ज्यादा संख्या है ये। युद्ध समाप्त करने हेतु 2 संधियां
की गई मुनस्टर की संधि और ओस्नाब्रुक की संधि, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, मतलब ये दोनों किसके अंतर्गत आता है, तो वेस्टफालिया की संधि के अंतर्गत ये हुआ था। तथा इन संधियों के परिणाम स्वरूप 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था, ये याद रखेंगे। 1618 में स्टार्ट हुआ था और 1648 में ईस्वी में क्या हुआ था दोस्तों, समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो यह किया था ऑरलैंडो ने। कब हुआ था संधि यह, तो 1919 में हुआ था दोस्तों पेरिस शांति सम्मेलन। तो पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में हुआ था। इटली का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री ऑरलैंडो ने किया था। पेरिस शांति सम्मेलन 1919 में पेरिस में बुलाया गया था। यह सम्मेलन करीब 6 महीने तक चलता रहा। इस सम्मेलन में 22 देशों, जिनमें अधिकांश गठबंधन के देश थे, ने भाग लिया। इस सम्मेलन में 3 बड़ी शक्तियां, कौन कौन, अमेरिका के राष्ट्रपति उस समय कौन थे, याद रखना वुडरो विल्सन थे। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो लॉयड जॉर्ज थे। और फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो क्लेमेंसियो जो थे दोस्तों उस समय फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। का प्रभाव रहा। रूस इसमें शामिल नहीं हुआ। याद रखना पेरिस शांति सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था, तो रूस ने, क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही अलग हो गया था। नेक्स्ट है वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था, तो यह लिया था किसने दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। तो एक भारतीय नागरिक गुरदीप सिंह ने एक जापानी जलपोत कामागाटा मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट गया। यह घटना कामागाटा प्रकरण 1914 के नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों गुरदीप सिंह होगा। यहाँ पर गुरमीत सिंह हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था क्या दोस्तों, गुरदीप सिंह। ठीक है, तो नाम को भी बीपीएससी में अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों, क्योंकि गुरमीत सिंह और गुरदीप सिंह अलग अलग नाम है, इसलिए इसका आंसर आपको बी टिक आउट नहीं करना है। नेक्स्ट है शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे, तो शोर कमेटी की स्थापना से संबंध नहीं थे भगवान सिंह, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कामागाटा मारू प्रकरण 1914 के यात्रियों के अधिकारों के लिए लड़ने के उद्देश्य से हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी यानी तटीय समिति गठित की गई थी। चंदा इकट्ठा किए जाने लगा और विरोध में बैठकें होने लगी। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह की धमकी दी गई। अमेरिका में भी भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र और सोहन सिंह के नेतृत्व में प्रभावी आंदोलन छेड़ा गया। 33 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय भूल कहा था, तो हुआ था दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड। कब हुआ था, तो 5 फरवरी ये हुआ था, एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी दोस्तों चौरी चौरा हत्याकांड। और इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था, ये याद रखेंगे। तो महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 को हुआ था। हिमालय भूल कहा है। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था, 1920 से 22 तक के दौरान फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर जुलूस में शामिल भीड़ ने पुलिस चौकी पर धावा बोल दिए और थाने में आग लगा दी। जो सिपाही भागने के प्रयास में बाहर आए उन्हें भीड़ ने मार डाला और आग में फेंक दिया। 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे दोस्तों इस घटना से। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल कहा और असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है प्रीतिलता वादेदार। तो चटगांव शस्त्रागार हमले के दौरान कौन मारी गई थी, तो प्रीतिलता वादेदार जो थे वो मारी गई थी दोस्तों, प्रीतिलता वादेदार। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। चटगांव शस्त्रागार पूछा भी जाता है इनसे सवाल की किसने स्थापना किया था। तो चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान प्रीतिलता वादेदार नामक क्रांतिकारी महिला मारी गई थी। बंगाल में चटगांव के एक शिक्षक कौन थे, सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में ही IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। प्रीतिलता वादेदार ने क्या है दोस्तों, पहाड़
यानी पहाड़ तली, यानी जिसे हम लोग चटगांव के नाम से जानते हैं, कि रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारते समय मारी गई। जबकि कल्पना दत्त को सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। तो ये भी याद रखना है। दिसंबर 1931 ईस्वी में क्या हुआ था, तो कोमिला की 2 युवतियां सुनीति चौधरी एवं शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी मी स्टीवन की हत्या कर दी थी। तो इससे जाहिर होता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आंदोलन में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो अशफाक उल्ला थे संबंधित, राम प्रसाद बिस्मिल थे संबंधित, प्रफुल्ल जो चाकी थे दोस्तों वह मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। तो ये इससे संबंधित नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो प्रफुल्ल चाकी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं थे, बल्कि अप्रैल 1908 में हुए मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या से संबंधित थे। 9 अगस्त 1925 को याद रखना है, सारा नाम इंपॉर्टेंट है। अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहेरी आदि क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास एक गांव काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक लिया और रेल विभाग का खजाना लूट लिया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से मशहूर है। अब काकोरी कांड का नाम बदल के क्या कर दिया गया? काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया। ये याद रखना है, काकोरी स्टेशन का नाम। नेक्स्ट है, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट भी सवाल है, 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो याद रखना है, 1 नवंबर 1913 को गदर का जो पहला अंक प्रकाशित हुआ था दोस्तों वह उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को ने प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा या प्रकाशित हुआ था। 1913 में सोहनलाल भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। इस संस्था ने गदर या हिंदुस्तान गदर नामक अखबार 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में प्रकाशित किया। गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित होने के बाद दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ और क्या हुआ था, उसके बाद अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, हिंदी तथा पश्तो भाषा में भी क्या हुआ था दोस्तों, प्रकाशित हुआ था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह आपको डिस्कशन कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।